अगर हम आज की दुनिया को देखें ना, तो मान लीजिए कोई इंसान भारत में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, जैसे वो स्टील या सीमेंट बना रहा है, पूरी तरह से देश के नियमों का पालन करते हुए। लेकिन जब वो उस सामान को यूरोप एक्सपोर्ट करने जाता है, तो वहां की सरकार अचानक उस पर पर्यावरण के नाम पर एक भाले भरकम टैक्स लगा देती है। हाँ, और वो भी बिना आपकी या कहें उस निर्यातक की किसी सहमति के। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे दुनिया की सत्ता और कूटनीति अब सिर्फ तोपों और फाइटर जेट से नहीं चल रही है। सही बात है। मतलब कार्बन टैक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम और यहाँ तक कि 100 रुपए की कस्टम ड्यूटी जैसी चीजें भी तय कर रही हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। और यही आज के दौर की सबसे दिलचस्प सच्चाई भी है। अगर आज के करंट अफेयर्स को समझना है ना, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या बस दुनियादारी की समझ रखना चाहता हो, तो उसे इन डॉट्स को कनेक्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, उनमें एक तरफ तो अंतरिक्ष में हो रहे साइबर युद्ध और कूटनीतिक यात्राओं की बात है, तो दूसरी तरफ हमारे अपने पड़ोस यानी नेपाल से आ रही जमीनी चुनौतियां हैं। तो बिना देर किए इस वैश्विक बिसात पर एक नजर डालते हैं। मैं देख रही थी कि मई के महीने में भारत की कूटनीतिक सरगर्मियां मतलब बहुत तेज हैं। हाँ, काफी ज्यादा। प्रधानमंत्री यूरोप के 5 देशों की यात्रा पर हैं और नॉर्डिक इंडिया समिट में भी हिस्सा ले रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ विदेश मंत्री कैरिबियन देशों के दौरे पर हैं और भारत खुद ब्रिक्स और क्वाड की बैठकें होस्ट कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि अचानक ये इतनी आक्रामक कूटनीति क्यों हो रही है? देखिए, इसके पीछे ना एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अभी हाल ही में जो 11वां हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन हुआ है, जहां राजनयिक मिलते हैं, बहुत ही स्पष्ट संदेश निकला है। भारत अब घटनाओं पर सिर्फ रिएक्ट करने यानी बस प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं है। अच्छा, मतलब हम पहल करना चाहते हैं। हाँ, दुनिया भर में भारत की जो छवि बन रही है, उसे आकार देने के लिए पॉजिटिव मैसेजिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि नैरेटिव अब हम खुद सेट करेंगे। और शायद इस नैरेटिव को सेट करने का असर हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। क्योंकि हाल ही में कनाडा ने अब आधिकारिक तौर पर खालिस्तानी चरमपंथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मुझे तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लग रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वहां का रवैया काफी नरम था ना। था तो, लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, उसे समझना बहुत जरूरी है। ये रातों रात नहीं हुआ है। जब आप अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ाते हैं, तो आप दूसरे देशों पर दबाव बनाने में सक्षम हो जाते हैं। सही बात है। भारत ने लगातार वीजा नीतियों, व्यापारिक वार्ताओं और कूटनीतिक मंचों पर यह स्पष्ट किया कि चरमपंथ को पनाह देना अंततः उसी देश के लिए खतरनाक होगा। और एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट की बरसी के संदर्भ में आई कनाडा की ये रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि भारत का ये दबाव अब जमीन पर परिणाम दिखा रहा है। और रक्षा संबंधों में भी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे। मैंने पढ़ा कि भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री कंबोडिया के साथ सिम्बैक्स 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। हाँ, और ये काफी अहम है। लेकिन इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुआ था, उप पारंपरिक या सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस। आसान भाषा में इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कन्वेंशनल या पारंपरिक युद्ध का मतलब होता है दो देशों की सेनाओं का आमने सामने लड़ना, जैसे टैंक और फाइटर जेट्स के साथ, जैसे पहले के युद्ध होते थे। बिल्कुल। लेकिन सब कन्वेंशनल युद्ध का मतलब है आतंकवाद, उग्रवाद या छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर से निपटना। ओहो। आज के समय में सीधे युद्ध कम होते हैं और इस तरह के असममित खतरे, एसिमेट्रिक थ्रेट्स ज्यादा हैं। कंबोडिया के साथ ये अभ्यास इसी बात की तैयारी है कि ऐसी स्थितियों में सेनाएं कैसे तालमेल बैठाएंगी। और अब तो खतरे सिर्फ जमीन पर भी नहीं है। रिपोर्ट्स में तो मिशन दृष्टि, सैटेलाइट और अंतरिक्ष में साइबर युद्ध का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बिल्कुल नया मोर्चा है। मिशन दृष्टि सैटेलाइट हमारी खुफिया निगरानी का एक नया अध्याय है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए कि ये आसमान में एक ऐसी आंख है जो हमारी सीमाओं पर हर मौसम में नजर रख सकती है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साइबर वॉरफेयर का खतरा भी जुड़ गया है। मतलब अब दुश्मन हमारे सैटेलाइट को मिसाइल से नहीं उड़ाएगा, बल्कि उसे हैक कर लेगा। मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। अंतरिक्ष में साइबर युद्ध का मतलब यही है। बाप रे। सोचिए, आप किसी सैटेलाइट के कम्युनिकेशन लिंक को जैम कर दें या उसके जीपीएस सिग्नल्स में स्पूफिंग कर दें,
स्पूफिंग मतलब गलत डेटा भेज दे? हाँ, गलत डेटा फीड कर दें। इससे बिना एक भी गोली चले विरोधी देश का पूरा नेविगेशन या बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए तो कूटनीति और रक्षा अब सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। लेकिन भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो वहां भी कोई कम उलझने नहीं है। वो तो है। हम यूरोप जा रहे हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने बिल्कुल करीब नेपाल बॉर्डर को देखें तो वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हाँ, वहाँ कई मुद्दे एक साथ उठ खड़े हुए हैं। मैंने सुना है वहां पुराने नक्शों और कस्टम ड्यूटी को लेकर काफी विवाद चल रहा है। बिल्कुल। नेपाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग को लेकर और कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख क्षेत्र पर फिर से अपना संप्रभु दावा जताकर एक कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है। लेकिन जो बात आम जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है यूपी बिहार सीमा पर नेपाल द्वारा भारतीय सामान पर लगाई गई नई कस्टम ड्यूटी। हाँ, वो 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर टैक्स वाली बात ना, ये तो मतलब बहुत ही मामूली रकम लगती है। रकम तो मामूली है, लेकिन इसके पीछे का जो संदेश है ना, वो बड़ा है। वो कैसे? देखिए, भारत और नेपाल की सीमा हमेशा से खुली और रोटी बेटी के रिश्ते वाली सीमा रही है। वहां लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने एक दूसरे के देशों में आते जाते हैं। हाँ, ये तो है। 100 रुपए पर ड्यूटी लगाना एक तरह से उस खुलेपन पर एक प्रशासनिक ब्रेक लगाने की कोशिश है। इसके साथ ही सीमा के दोनों ओर जो जनसांख्यिकीय बदलाव यानी डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और मदरसों को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही हैं, वो स्थानीय राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के साथ उलझा रही हैं। तो एक तरफ हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर हैं और दूसरी तरफ अपने ही पड़ोसियों के साथ इन माइक्रो इश्यूज में उलझे हुए हैं। और ये माइक्रो इश्यूज ही दरअसल सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। सही बात है। कोई भी देश अपने पड़ोस को अस्थिर छोड़कर विश्व स्तर पर मजबूत नहीं हो सकता। नेबरहुड फर्स्ट की नीति कागजों पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना सबसे जटिल कूटनीतिक चुनौती है। तो चलिए सरहदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस सीमा की बात करते हैं जो दिखाई ही नहीं देती। आर्थिक और पर्यावरणीय सीमाएं। बिल्कुल। 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कहें सीबाम लागू हो गया है। आपने इसके मैकेनिज्म को बहुत करीब से देखा है। ये असल में काम कैसे कर रहा है? इसे ऐसे समझिए कि यूरोप अपने यहाँ एक ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है, यानी वे प्रदूषण कम करने वाली तकनीकों पर जा रहे हैं। ठीक है। अब वहां की कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन के लिए टैक्स देना पड़ता है। तो यूरोप का तर्क ये है कि अगर वे बाहर से, मान लीजिए भारत से, स्टील या एल्यूमिनियम मंगाते हैं जिस पर कोई कार्बन टैक्स नहीं लगा है, तो ये यूरोप की कंपनियों के साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने आयातित माल पर यह सीबाम टैक्स लगा दिया है। ये तो किसी इंटरनेशनल हाईवे के उस टोल प्लाजा की तरह है जहां सड़क किसी और ने बनाई है लेकिन टोल यूरोप वसूल रहा है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और रिपोर्ट्स में तो साफ लिखा है कि यूरोप के अपने उत्पादकों को भारी सब्सिडी मिल रही है, जबकि भारतीय निर्यातकों को बिना किसी मदद के इस टैक्स का पूरा बोझ उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या ये जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट के नियमों की भावना के खिलाफ नहीं है, जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार की वकालत करता है? ये पूरी तरह से उसी भावना को चुनौती देता है। दरअसल ये क्लाइमेट जस्टिस या जलवायु न्याय का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कैसे? विकासशील देशों का हमेशा से ये तर्क रहा है कि ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण विकसित देशों ने फैलाया है, तो उसका आर्थिक बोझ अब हमारे उद्योगों पर क्यों डाला जा रहा है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात, इस टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होगा वो यूरोप के ही खजाने में जाएगा, ना कि दुनिया के पर्यावरण को सुधारने में। तो भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? मतलब क्या हम बस ये टैक्स भरते रहेंगे हमेशा? नहीं, इसका एक बहुत ही रणनीतिक समाधान है, जिसे आईबैम या इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। आईबैम, ये क्या है? इस नियम के अनुसार अगर किसी उत्पाद पर उसके मूल देश में पहले ही कार्बन टैक्स लग चुका है, तो यूरोप उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगाएगा। ओहो। इसलिए लेखकों का सुझाव है कि भारत को अपने उत्पादों पर खुद ही एक कार्बन टैक्स लगा देना चाहिए। मतलब पैसा यूरोप जाने की बजाय भारत सरकार के पास ही रहेगा। बिल्कुल। और फिर उस पैसे को एक सर्कुलर इकोनॉमी के तहत भारतीय उद्योगों में ही वापस निवेश किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उस पैसे से हमारे स्टील प्लांट्स या ब्लास्ट फर्नेस को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। हम हमेशा नियम मानने वाले ही बने रहेंगे। और नियम बनाने की बात हो तो भारत में भी कुछ दिलचस्प
ग्रीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि गुजरात के कांडला पोर्ट पर गांडो बाबल नाम की एक झाड़ी से बायोमीथेनॉल बनाया जा रहा है। हाँ, ये इनोवेशन का एक शानदार उदाहरण है। गांडो बाबल एक ऐसी झाड़ी है जो मूल रूप से भारत की नहीं है। अच्छा। ये एक आक्रामक प्रजाति है जो स्थानीय जमीन को बंजर बना देती है। अब इस नुकसानदायक झाड़ी को गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए स्वच्छ ईंधन यानी बायोमीथेनॉल में बदला जा रहा है। क्या बात है। कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट का लक्ष्य 2030 तक रॉटरडैम सिंगापुर रूट के जहाजों के लिए एक बंकरिंग हब बनना है, जहां जहाज ये स्वच्छ ईंधन भरवा सकें। मतलब एक तरफ हम ऐसे बेहतरीन ग्रीन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर भी काफी स्क्रूटनी या जांच की मांग उठ रही है। ऐसा क्यों? हाँ, ये विकास बनाम पर्यावरण की सबसे पुरानी बहस है। ग्रेट निकोबार में एक मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मलक्का जलडमरू मध्य के करीब है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। फिर दिक्कत क्या है? चुनौती ये है कि ये प्रोजेक्ट एक बेहद संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में है, जहां कई दुर्लभ प्रजातियां और स्थानीय आदिवासी समुदाय रहते हैं। इसीलिए इसकी पर्यावरणीय मंजूरियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों या इनलैंड वाटरवेज का विकास और बंदरगाहों का निगमीकरण या कॉर्पोरेटाइजेशन भी हो रहा है ना? बिल्कुल, ये दोनों ही कदम भारत की अर्थव्यवस्था को शॉक प्रूफ बनाने के लिए हैं। शॉक प्रूफ कैसे? आप देखिए, जब पश्चिमी एशिया में कोई संघर्ष होता है तो लाल सागर जैसे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, अभी हाल ही में हुआ था। चाहिए बंदरगाहों के निगमीकरण का मतलब है कि उन्हें सरकारी लाल फीताशाही से निकालकर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जाए, ताकि वे फैसले लेने में स्वतंत्र हों और उनकी कार्यक्षमता बढ़े। ये सब बहुत विजनरी तो लगता है, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा पीछे खींचना चाहूंगी। जी बताइए। हम बायोमेथेनॉल जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी है कि ओपेक प्लस ने खाड़ी देशों में अपने अप्रयुक्त भंडारों से तेल उत्पादन का कोटा अचानक बढ़ा दिया है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। मतलब एक इशारे में लाखों बैरल तेल बाजार में आ जाता है। तो क्या ये छोटे ग्रीन प्रोजेक्ट्स सच में दुनिया के ऊर्जा बाजार को बदल सकते हैं, या ये सिर्फ कागजी बातें हैं? आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। ओपेक प्लस का कोटा बढ़ाना ये साबित करता है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। वही तो। लेकिन कांडला जैसे ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आज के तेल उत्पादन से नहीं तोलना चाहिए। ये भविष्य का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैं। जब भू राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कच्चे तेल की सप्लाई रुक जाती है, तब यही छोटे स्थानीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप होने से बचाते हैं। समझ गए। तो हमने भू राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझा। अब बात करते हैं तकनीक और समाज की। आज के दौर में जिसके पास डेटा है उसी के पास सत्ता है। बिल्कुल सही कहा। यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कॉर्पोरेट नियंत्रण को लेकर गंभीर चिंता जताती है, और इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, थैचराइट ट्रैप। ये क्या है? देखिए, मार्गरेट थैचर का एक मशहूर नारा था कि इसका कोई विकल्प नहीं है। थैचराइट ट्रैप का मतलब है उसी मानसिकता में फंस जाना। आज हमें लगने लगा है कि एआई का विकास सिर्फ सिलिकॉन वैली की 2-4 विशाल टेक कंपनियां ही कर सकती हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। इन कंपनियों ने एआई के पूरे इकोसिस्टम पर एकाधिकार कर लिया है। वे जो एल्गोरिदम बनाती हैं, वही तय करता है कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या खरीदते हैं और कैसे सोचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप और नए आईटी नियमों को लेकर काफी बहस है। हाँ, ये चर्चा में रहता है। रिपोर्ट्स में चिंता जताई गई है कि वैध ऑनलाइन अभिव्यक्ति को सेंसर किया जा रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकारें एक आम नागरिक के ट्वीट या पोस्ट को तो इतनी सख्ती से नियंत्रित कर लेती हैं, लेकिन जब बात इन विशाल एआई कंपनियों की आती है तो वही सरकारें एकदम बेबस क्यों नजर आती हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी कानूनी व्यवस्थाएं भौगोलिक सीमाओं के हिसाब से बनी हैं। जब कोई व्यक्ति देश के भीतर इंटरनेट पर कुछ लिखता है तो वो स्थानीय कानून के दायरे में आता है। लेकिन ये जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं, ये क्लाउड पर काम करते हैं। उनके सर्वर अलग-अलग महाद्वीपों में हैं। अच्छा। और उनका बजट कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है।
कोई एक देश अकेले इन पर लगाम नहीं लगा सकता। अच्छा। इसीलिए इन बड़ी कंपनियों को रेगुलेट करना आज दुनिया की सरकारों के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गया है। इन सब के बीच हमारी घरेलू नीतियां और समाज कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जैसे इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ट्रेंड्स के आंकड़े क्या कहते हैं? चुनावों में भागीदारी के हालिया ट्रेंड्स दिखाते हैं कि मतदाता अब सिर्फ पारंपरिक मुद्दों पर वोट नहीं कर रहे हैं। तो बदलाव आ रहा है। बिल्कुल। शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्दों को लेकर जागरूकता में काफी बदलाव आया है। यह सीधे तौर पर शासन की जवाबदेही को प्रभावित करता है। जनता अब स्थानीय प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय नीतियों तक पर ज्यादा मुखर हो रही है। और समाज और पहचान से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है सरना धार्मिक कोड की मांग। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? सरना मुख्य रूप से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदायों का एक धर्म है जो प्रकृति पूजा पर आधारित है। अच्छा। वे पेड़ों, पहाड़ों और जंगलों की पूजा करते हैं। उनकी मांग है कि जनगणना में सेंसस में उनके लिए एक अलग सरना धर्म कोड होना चाहिए। तो अभी उन्हें जनगणना में कैसे गिना जाता है? अभी उन्हें या तो अन्य श्रेणी में रखा जाता है या वे मजबूरन किसी मुख्य धारा के धर्म के तहत गिने जाते हैं। उनकी चिंता ये है कि अलग पहचान न होने से उनकी संस्कृति, परंपराएं और जनसांख्यिकीय आंकड़े खतरे में पड़ जाएंगे। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि पहचान और उससे जुड़े संसाधनों के आवंटन का एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। कानूनी और सामाजिक ढांचे में एक और टकराव हमें माइनर्स यानी नाबालिगों से जुड़े गर्भपात कानूनों में देखने को मिलता है। ये क्या उलझन है? हाँ, ये एक बहुत ही जटिल कानूनी दुविधा है। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी MTP एक्ट के तहत सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है जी। लेकिन दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट है जो बाल यौन शोषण को रोकने के लिए है। अब पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की गर्भवती होती है तो डॉक्टर के लिए ये अनिवार्य है कि वो पुलिस को इसकी सूचना दे, क्योंकि कानूनी तौर पर 18 साल से कम उम्र में सहमति से बनाए गए संबंध भी अपराध हैं। तो इसका मतलब है कि कई नाबालिग लड़कियां पुलिस केस के डर से सुरक्षित मेडिकल सुविधाओं के पास जाने से बचती होंगी। बिल्कुल, वे असुरक्षित और गैरकानूनी तरीके अपनाती हैं जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाता है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, स्वास्थ्य और कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस बात पर गहरी बहस चल रही है कि इन दोनों कानूनों के बीच जो ये टकराव है उसे कैसे सुलझाया जाए ताकि नाबालिगों को पुलिस के डर के बिना स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में चाइल्डहुड डायबिटीज केयर फ्रेमवर्क पेश किया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। वो कैसे? आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है उसे लेकर कोई सुव्यवस्थित ढांचा नहीं था। इस नए फ्रेमवर्क की खूबी यह है कि यह सिर्फ अस्पताल में इलाज तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें बीमारी की समय पर स्क्रीनिंग, सटीक निदान और सबसे महत्वपूर्ण एक लंबे समय तक चलने वाले प्रबंधन को सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा गया है। ये तो एक बहुत ही अलग अप्रोच है। मतलब सिर्फ लक्षण दिखने पर दवा देने की जगह पूरे सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब नीतियां इस तरह समग्र रूप से यानी होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनती हैं तो इसका फायदा समाज के सबसे कमजोर तबके को होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने कूटनीति के बड़े फैसलों से लेकर नेपाल बॉर्डर की जमीनी हकीकत तक, कार्बन टैक्स के आर्थिक प्रभाव से लेकर AI के एकाधिकार तक और आदिवासी पहचान से लेकर बच्चों के स्वास्थ्य तक के मुद्दों को खंगाला। और यही बात मैं शुरू में कह रहा था, आप किसी भी एक घटना को अलग थलग करके नहीं देख सकते। सही बात है। कंबोडिया में होने वाला सैन्य अभ्यास, कांडला में बनने वाला बायो ईंधन और एक नया स्वास्थ्य फ्रेमवर्क, ये सब एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के अलग अलग हिस्से हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि भविष्य में हमारी दुनिया को कौन सी सीमाएं परिभाषित करेंगी? क्या हम आने वाले दशकों में भी जमीन पर खींची गई उन पारंपरिक सीमाओं के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे जिनके लिए आज विवाद हो रहे हैं? या फिर हमारी जिंदगियां उन अदृश्य सीमाओं से तय होंगी, जैसे विदेश में बैठे अधिकारियों द्वारा तय किया गया कार्बन टैक्स या बिना पासपोर्ट वीजा के हमारे विचारों को नियंत्रित करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।